1947 में इंडिया और पाकिस्तान के क़याम के बाद समंदर के जरिए हज मुसाफिरों की नक़्ल व हमल का बाज़ाब्ता इंतज़ाम चिटागांग बंदरगाह से किया गया और हाजियों के लिए चिटागांग के पहाड़तली में मुस्तकिल हाजी कैंप कायम किया गया। इस वक्त मशरकी पाकिस्तान के तमाम आज़मीन हज के लिए चिटागांग बंदरगाह से सफ़र करते थे। चंद खुशहाल लोग हज के लिए ढाका से कराची जाते थे, फिर वहां से हज के लिए आज़मी सफ़र होते थे। मशरकी पाकिस्तान के आखिरी दौर में भी हाजियों को चिटागांग से जद्दा पहुंचाने के लिए 2 जहाज़ों पर मुश्तमिल काफिला रवाना होता था। पहला काफिला ईद के 7 दिन बाद निकलता था, इसीलिए मशरकी पाकिस्तान के ज़ायरीन ईद के बाद चिटागांग के पहाड़तली जाते थे और कैंप में क़याम करते थे। 2 बहरी जहाज़ों में तकरीबन 2600 हज मुसाफिरों को ले जाया जाता था। इस वक्त इस काम के लिए 2 बहरी जहाज़ वक़्फ़ थे, जिनका नाम सफ़े अल अरब और सफ़े अरफात था। इस वक्त आज़मीन हज को कराची से जद्दा ले जाने के लिए अखबारात में इश्तिहारात भी दिए जाते थे और ओरिएंट एयरवेज़ का ऐसा ही एक इश्तिहार बहुत से लोगों ने फेसबुक पर शेयर किया है। इश्तिहार में लिखा गया कि ओरिएंट की तेज़ रफ्तार और आरामदेह परवाज़ के जरिए कराची से जद्दा पहुंचने में सिर्फ 9 घंटे लगते हैं। किराया 1150 रुपये है। इस्लाम और सफ़र पर लिखने वाले मुसन्निफ अहमद अल इस्लाम चौधरी ने लिखा है कि हज पर जाने का यह खूबसूरत निज़ाम चिटागांग बंदरगाह पर सन 1970 तक बरकरार था। इस वक्त डेक और 3rd क्लास का किराया 1919 रुपये था। इसमें से 1000 रुपये रहाइश और खाने के लिए हुआ करते थे। सऊदी अरब में 919 रुपये खाने और जहाज का किराया और दीगर सरकारी अखराजात के लिए थे। अगर आप जहाज पर 2nd क्लास में सफर करेंगे तो कर खर्चा 4500 टका आता था, जबकि 1st क्लास में कर खर्च 7000 रुपये से कुछ ज्यादा था। कराची के मोहम्मद रमजान सन 1974 में जहाज के जरिए हज पर गए थे। रमजान ने सन 2020 में अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा था, और मैंने जहाज का टिकट 6000 रुपये में खरीदा, फिर कराची से जद्दा पहुंचने के लिए 7 दिन और 7 रातें जहाज पर गुजारी। 9 माह की जंग के बाद बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी के बाद हज के हवाले से मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आई। सऊदी अरब ने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया था, इसलिए बांग्लादेशी हज पर नहीं जा सकते थे। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात बहुत गहरे थे। सऊदी अरब इस हकीकत को कबूल नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के बाद एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम हो चुका है। आज़ादी के फौरन बाद इस वक्त के बांग्लादेशियों को इंडियन पासपोर्ट के साथ हज पर जाना पड़ा। हज के मुसाफिरों को चिटागांग बंदरगाह से इंडिया के मोहम्मदी जहाज़ों पर मुंतकिल किया जाता था। दूसरा रास्ता यह था कि कुरा अंदाजी के जरिए 3000 आज़मीन हज का इंतखाब करके ढाका से हवाई जहाज रवाना किया जाता था। इंडियन बहरी जहाज काफी पुराना और कमजोर था, यह समंदरी सफर के लिए मौजू नहीं था। इसलिए सन 1977 में बांग्लादेश हुकूमत ने एक जहाज खरीदा जिसका नाम हिज़्बी बहार रखा गया। इसके बाद ढाका से हज परवाज़ों में भी बतदरीज इजाफा हुआ और यहाँ मुख्तलिफ इंतज़ामी काम शुरू किए गए। सितंबर सन 1972 में सऊदी बादशाह फैसल को एक टेलीग्राम भेजा गया। इस तार में बांग्लादेश के मुसलमानों को हज की इजाज़त देने की अर्जी पेश की गई थी। इस वक्त ये खबर मुख्तलिफ अखबारात में छपी थी। शेख मुजीब ने खत में लिखा कि बांग्लादेश के ज्यादातर लोग दीनदार मुसलमान हैं और वो इस्लाम के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा हैं। अगर आपकी हुकूमत किसी अफसर को वीज़ा देने के लिए भेजना चाहे तो इसका खैर मकदम किया जाएगा और तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सन 1973 में शेख मुजीब अफ्रीकी मुल्क अलजज़ायर में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस वक्त तक पाकिस्तान और चीन के साथ साथ सऊदी अरब और लीबिया ने भी बांग्लादेश को एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया था। अलजज़ायर पहुंचकर शेख मुजीब अर रहमान ने कर्नल क़ज़ाफ़ी और सऊदी शाह फैसल से मुलाकात में दिलचस्पी जाहिर की। शेख मुजीब जानना चाहते थे कि सऊदी अरब और लीबिया मुस्लिम अक्सरियती बांग्लादेश को क्यों तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन इस मीटिंग का इनेकाद आसान नहीं था। मुतवफ़ी सहाफ़ी M.R. अख्तर मुकुल ने लिखा कि शेख मुजीब अर रहमान के हम सफ़र बैरिस्टर अमीर अल इस्लाम की अनथक कोशिशों से अलजज़ायर में इस मीटिंग का इंतज़ाम हुआ।
सदर शेख मुजीब अर्रहमान के साथ सहाफ़ी M.R. अख्तर मुकुल भी थे। मुकुल ने अपनी किताब मजीब्स ब्लड इज रेड में शेख मुजीब अर्रहमान और शाह फैसल के दरमियान होने वाली मुलाकात का तफसीली जिक्र किया है। लेकिन मुजीब अर्रहमान और शाह फैसल के दरमियान मुलाकात नतीजा खेज साबित न हुई। शेख मुजीब जानना चाहते थे कि सऊदी अरब इंडोनेशिया के बाद दूसरे सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद बांग्लादेश को क्यों तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक सऊदी अरब उसे तस्लीम नहीं करता बांग्लादेश के लोगों का हज पर जाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए सऊदी बादशाह ने शेख मुजीब के सामने 2 शर्तें रखीं। एक, बांग्लादेश का नाम बदलकर इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश रखना, और दूसरे, तमाम पाकिस्तानी जंगी कैदियों की फौरी रिहाई। उन्होंने शेख मुजीब अर्रहमान के हवाले से लिखा कि चूंकि सऊदी अरब ने तकरीबन 2 साल तक आज़ाद बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया, क्या अपने इस हकीकत के बारे में सोचा है कि वहां के मुत्तकी मुसलमान हज की अदायगी के काबिल नहीं है? क्या हज की अदायगी की राह में रुकावटें खड़ी करना जायज़ है? दुनिया भर के मुसलमानों को खाना कबा में नमाज अदा करने का हक हासिल है। आज हजारों बंगाली मजहबी मुसलमानों को हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर हज क्यों करना पड़ रहा है? सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बांग्लादेश के सिफारत खाने की वेबसाइट पर शेख मुजीब अर्रहमान और शाह फैसल की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि इस मुलाकात के बाद बांग्लादेशियों को हज की इजाजत दे दी गई। और आज सूरत हाल ये है कि मदीना और मक्का में ज्यादातर खिदमतगारों का ताल्लुक बांग्लादेश से है। हमारे हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन की दास्तानों की वजह से अब वो मुल्क भी पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से कतराते हैं जो माजी में पाकिस्तानियों के लिए शराइत लिखा करते थे। इन हुक्मरानों ने अवाम की फलाह पे काम करने की बजाय अपने ख़ानदानों पर ही तवज्जो मरकूज लिखी, जिसके नतीजे में आम अवाम अक्सर ऐसे कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं बीरोने मुल्क जाके जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं।